नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र कुमार धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में, और बायोलॉजी में भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर यानी श्वसन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जो हमारा शरीर होता है उसमें श्वसन किस प्रकार, जो श्वसन की क्रिया होती है वो किस प्रकार होती है, उन सभी क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। और देखिए, सभी क्वेश्चन क्या होंगे, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। सभी क्वेश्चन पिछली कक्षाओं में जो पिछले एग्जाम हुए हैं एसएससी के, रेलवे के, उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, जितने भी टॉपिक होंगे हम उन सभी को क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप आपने मेरी पिछली सभी वीडियो देख ली होंगी क्वेश्चन वाली। और चलते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखिए क्या दिया है, एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे होता है। क्या भैया, एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे होता है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, श्वास नलिकाएं, कंठ या फिर फेफड़े या हृदय। देखिए, एम्फीसेमा बीमारी का संबंध है वो किससे होता है। चार ऑप्शन है, भाई 3 सेकंड का समय आपके पास में है, बताएं आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए, यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो वो होगा फेफड़े। जो एम्फीसेमा बीमारी है उसका संबंध होता है फेफड़े से। होती कब है ये बीमारी। देखिए, ये बीमारी तब होती है जब हम लोग क्या करते हैं, जब कोई मनुष्य धूम्रपान करता है या कुछ ऐसी चीज़ें खाता है जिससे कि हम नसों की ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाए, तो उससे बीमारी होती है। सीमेंट के कारखानों में काम करना या फिर ज़्यादा धूल भरी जगह पर व्यक्ति काम करता है, तो तब ये बीमारी क्या होती है, तब एम्फीसेमा बीमारी हो जाती है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। देख लेंगे एक बार इसके बारे में। देखिए, इस बीमारी के संकेत क्या हैं। जो बीमारी है एम्फीसेमा बीमारी, संकेत क्या है इसका, मतलब किस प्रकार से हमें पता चलेगा कि बीमारी हमें हो गई है। देखो, जब हमारे अंदर घबराहट होनी शुरू होती है, घबराहट होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, जुकाम व फ्लू की समस्या होनी शुरू हो जाएगी, नाक बहने लगेगी। तीसरा क्या जाएगा, सांस लेने में समस्या होगी, पैरों में सूजन, लगातार वजन घटना, और यहाँ तक कि याददाश्त में भी कमी होनी शुरू हो जाएगी। याददाश्त में भी कमी होनी शुरू हो जाएगी। और घबराहट तो इसका मेन कारण है ही है। अब क्यों होती है वो, इसको भी एक बार देख लेंगे। देखो, एम्फीसेमा बीमारी या वातस्फीति फेफड़ों की एक पुरानी बीमारी है। यह फेफड़ों की वायु थैलियों को नुकसान पहुंचने के कारण, मतलब मैंने बताया ना, जो फेफड़ों की जो वायु थैलियां होती हैं उनको नुकसान पहुंचने के कारण होती है, वो डैमेज हो जाती हैं। हम धूम्रपान करते हैं, इसलिए ही तो मना करते हैं धूम्रपान करने के लिए कि उससे क्या होंगे, फेफड़े बेकार हो जाएंगे। धूम्रपान, मदिरापान, इन सभी समस्याओं से चीज़ें होती हैं। दूसरा, भाई कुछ व्यक्ति कहेंगे भाई हम तो धूम्रपान नहीं करते, हमें फिर भी ये समस्याएं हो रही हैं। तो वो व्यक्ति या तो धूल भरी जगहों पर अधिक काम कर रहा है या फिर सीमेंट के कारखाने वगैरह में अधिक काम करते हैं, तो वहाँ से भी बीमारी जाहिर सी बात है हो ही जाती है। तो देखिए, धूम्रपान वाले स्थानों पर काम करने से, कोयला खनन और लंबे समय से चल रहे अस्थमा जैसी बीमारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। अब अस्थमा क्या जुड़ा है यहाँ पर, देखिए शब्द यहाँ पर आया है अस्थमा। भाई ये तो बात हमें समझ में आई, ये एम्फीसेमा बीमारी है वो फेफड़ों से संबंधित है। घबराहट, क्या होगा, घबराहट होगा। और दूसरा, पैरों में सूजन होनी शुरू हो जाएगी, जुकाम, फ्लू, और ये समस्याएं इस बीमारी में होती हैं। दूसरा, जो यहाँ पर शब्द दिया हुआ है अस्थमा, यहीं पर एक शब्द दिया हुआ है भाई अस्थमा। अब ये अस्थमा क्या है, तो देखिए, जो नलिकाएं होती हैं, श्वास नलिकाएं, जब वे क्या होती हैं, जो श्वास नलिकाएं होती हैं उनके अंदर कचरा भर जाता है। जब उनके अंदर कचरा भर जाएगा तो वायु प्रॉपर रूप से नहीं वहन कर पाएगी, परिवहन नहीं हो पाएगा। देखिए, जो हमारी श्वास नलिकाएं होती हैं वो इस फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब खुली रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, उनके अंदर कचरा भर गया, कचरा ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, श्वास सही रूप से नहीं हो जाएगा, वायु का परिवहन सही रूप से नहीं होने का, तो हमें अस्थमा जैसी बीमारी होनी शुरू हो जाएगी, अस्थमा हो जाएगा। तो यही में एक मेन कारण होता है। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑक्सीश्वसन की क्रिया को कोशिका के किस भाग के अंदर संपन्न किया जाता है। देखिए, ऑक्सीश्वसन यहीं पर शब्द दिया है, ऑक्सीश्वसन की क्रिया को शरीर के किस भाग के अंदर संपन्न किया जाता है। अब देखिए, आपने जब आप 10वीं क्लास में होंगे, भाई 10वीं में होगा, यदि किसी बच्चे ने बायोलॉजी से इंटर की है तो वो भी जानता होगा, जब हम क्या श्वसन की क्रिया करते हैं तो उसके अंदर 2 क्रियाएं होती हैं,
एक तो होती है ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनोक्सी श्वसन। पहला कौन सा होगा भैया, ऑक्सी, और दूसरा होगा अनोक्सी श्वसन, ऑक्सी और अनोक्सी। अब देखिए जैसे इसके नाम में ही सब छुपा हुआ है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया होगी। जो क्रिया होती है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, और जो ये वाली क्रिया है ना अनोक्सी क्रिया, ये होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ये बात तो पता है आपको, ये क्या होगी, O2 की परिस्थिति में, O2 की उपस्थिति में होगी ये बात, उपस्थिति। ये वाली क्रिया O2 की उपस्थिति में होती है। लेकिन जो अनोक्सी वाली क्रिया है वो कब होगी, वो तब होगी जब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी, O2 की अनुपस्थिति में। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनोक्सी की क्रिया होती है वो कब होगी, तो एग्जाम में ऑप्शन दिए होंगे जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, दूसरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन निकलने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती है भाई, यहाँ से क्वेश्चन निकलने क्या होंगी, बहुत अधिक संभावनाएं होंगी। तो पूछा गया क्या, ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग के अंदर होती है, तो कोशिका की बात है यहाँ पर सेल, कोशिका की बात है सेल के किस भाग के अंदर होगी, तो वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो क्रिया होती है ऑक्सी श्वसन की क्रिया। अब देखिए अब यहाँ पर सेल, तो आप मुझे बताएं सेल की खोज किसने की थी, यदि हम बात करें यहाँ पर सेल की, तो सेल की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो सेल की खोज की गई थी भाई रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो देखिए सेल को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो होती है मृत सेल, एक होती है जीवित सेल। सेल को हम कितने भागों में बांट लेंगे, यहाँ पर सेल शब्द दिया हुआ है ना, सेल कितने भागों में बांट लेंगे, इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक मृत सेल और एक जीवित सेल। मृत सेल की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने, और जीवित सेल की खोज किसने की, वो की थी ल्यूवेनहोक ने। तो यहाँ से भी एग्जाम में देखना क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, देखना सेल की खोज, यदि पूछ लेगा मृत सेल की खोज, तो मृत सेल की खोज किसके द्वारा की गई और जीवित की किसके द्वारा की गई। तो ये बातें आपको पता होनी जरूरी है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया वो सेल के अंदर ही पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेल के अंदर ही पाया जाता है। तो मृत सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। भाई देखिए ये बात तो तुम्हें पता होनी जरूरी है, मृत सेल की खोज कब हुई, जीवित सेल की खोज कब हुई। तो जो जीवित सेल है उस सेल की खोज की थी ल्यूवेनहोक ने, ल्यूवेनहोक ने जीवित सेल की खोज की। तो यहाँ से एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देख लेंगे भाई ऑक्सी श्वसन की क्रिया को कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इतना तो मैंने बताया तुम्हें, जो ऑक्सी श्वसन की क्रिया है वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में वो सॉरी जो होता है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, तो देखो भाई ये क्या है, सेल की इमेज है, इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रकार से होता है। यहाँ पर ये क्या भैया, ये माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। क्रेब्स चक्र की क्रिया शरीर के क्रेब्स चक्र की क्रिया शरीर के किस अंग के अंदर होती है, जो होता है क्रेब्स चक्र की क्रिया शरीर के किस अंग के अंदर होती है, क्रेब्स चक्र तो होती है भाई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। होता क्या इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो होता है ना ग्लूकोज को कार्बन और जल में तोड़ दिया जाता है। भाई देखना इस क्रिया के अंदर ग्लूकोज का अंत, मैंने बताया ना जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, अंत कर दिया जाता है पाइरुविक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल दिया जाता है। सीधा एग्जाम यहाँ से भी निकल कर आएगा एग्जाम में, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है, उसके अंदर जो होता है ना ग्लूकोज, उसके अंदर जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज का क्या होगा, तो ये होता है ना क्रेब्स चक्र की क्रिया के अंदर इस ग्लूकोज का अंत हो जाएगा पाइरुविक अम्ल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में क्रिया बदल दी जाती है। इस क्रिया में अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, इस क्रिया में अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे भाई। देखिए एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है,
एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। बात यह वयस्क मनुष्य की, क्या बात है भाई? इस शब्द का ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना हमें कि वयस्क मनुष्य से पूछा गया या बच्चे का पूछा गया या फिर बुजुर्ग व्यक्ति का पूछा गया, क्योंकि सभी के आंसर अपने आप में चेंज हो जाएंगे। दूसरी बात, 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहा? भाई सिंपल सी बात है, वो व्यक्ति बैठा होगा। लेकिन यदि पूछ ले व्यायाम करते हुए या फिर एक्सरसाइज करते हुए एक व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेगा, तो वहां पर आंसर चेंज हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति रेस लगा रहा है, कोई बच्चा रेस लगा रहा है और एक व्यक्ति बच्चा क्या शांत अवस्था में बैठा है, तो उन दोनों के 1 मिनट में सांस लेने की दर में अंतर हो जाएगा। देखना भाई, भाई शांत बैठा हुआ व्यक्ति है तो वो कितनी बार लेगा सांस? वो लेता है 12 से 15। कितना लेगा भाई? 12 से 15 लेता, 12 से 15 बार सांस लेता। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अब देख कहीं कहीं ऑप्शन दिया होगा 12 से 18, 12 से 16। अब उस चीज को देख लेना कि ये फिक्स नहीं होती, ये चीजें क्या है, फिक्स नहीं होती। कहीं पर दिया होगा 12 से 15, कहीं पर दिया होगा 12 से 18, तो ये अपने आप में देख लेना आप इसको। वहीं पर यदि बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो वो कब होगा? ये होता है व्यायाम करते हुए व्यक्ति। जब कोई व्यक्ति व्यायाम करता है, व्यायाम या एक्सरसाइज करेगा, व्यायाम एक्सरसाइज या फिर रेस लगाते टाइम उस व्यक्ति की दर कितनी होती है? 20 से 25। जब कोई रेस लगाएगा, एक्सरसाइज करेगा, तब उसकी दर कितनी होगी? 20 से 25 बार सांस लेता। तो फिर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं यदि पूछ ले जो छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे की सांस लेने की दर कितनी होगी? तो वो 25 से 30 के बीच में होती है। तो छोटा बच्चा, उसकी सांस लेने की दर 25 से 30 बीच में होती है। देखना भाई 70 से 72 दिया हुआ है हमें ऑप्शन में उलझाने के लिए। ये 70 से 72 बार दिल का धड़कन होता है। जो हमारा हृदय होता है वो 1 मिनट में 70 से बार धड़कता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देख लेंगे इस चीज को एक बार। भाई आराम करने वाले एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वसंदर्भ, मैंने बताया ना, जो आराम कर रहा है व्यक्ति, मैंने तो बताया था कोई व्यक्ति आराम कर रहा है। भाई शुरू में ऑप्शन बता दिया था, कोई व्यक्ति आराम कर रहा है, उसकी स्वसंदर्भ 1 मिनट में पर मिनट कितनी होगी? 12 से लेकर 16 तक, 16 तक प्रति मिनट होती है। दूसरा पूछ लेंगे भाई, श्वसन दर को आराम करते समय मापा जाता है तो 12 से 16 आती है। लेकिन यदि एक्सरसाइज करेगा तो कितनी होगी भैया? वो 20 से 25 होती है। देख लेंगे भैया श्वसन दर की तुलना। अब यहाँ पर श्वसन दर की तुलना की गई है, श्वसन दर की तुलना की गई है। लेकिन नवजात शिशुओं में जो नवजात बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे हैं, उन नवजात बच्चों में जो सांस की दर होती है, सांस लेने की दर, वो 35 सांस प्रति मिनट होती है। 35 लिख लेंगे, 30 से 35 सांस प्रति मिनट। यहाँ कहेंगे ऑप्शन में दिया होगा 25 से 35, लेकिन आपको इसका एग्जैक्ट इसी के दौरान रखना, 35 के आसपास है। तो वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बच्चा कितनी सांस लेगा? 30 या 35 सांस प्रति मिनट। यदि बात करें करीब 20 साल की उम्र तक या धीरे धीरे वयस्कों के स्तर तक कम हो जाती है। बच्चा 20 से 30 लेने लगता है। बच्चा प्रति मिनट कितनी बार ले रहा? 20 से 30 बार लेता। और जो वयस्क है उसका मैंने आपको बता ही दिया। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे भी। ठीक है, फेफड़ों में कितने लीटर गैस दहन करने की क्षमता होती है? फेफड़े होते हैं, आपने देखा होगा जब किसी बच्चे का क्या होता है, फिजिकल होता है, तो वहां पर वो कहते नहीं भी आपकी जो चेस्ट है वो बिना फुलाए इतनी होनी चाहिए, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर अधिक होनी चाहिए। तो जब हम सांस को इस तरह से लेते हैं ना, इस तरह से फूल जाएगा, तो मतलब हमने अधिक वायु क्या कर ली, अपने अंदर ग्रहण कर ली, और जब छोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी। तो अधिकतम कितनी ग्रहण कर सकते हैं हम? अधिकतम कितनी ग्रहण कर सकते हैं? देखना भाई, वो तो जो नॉर्मल है वो तो 5 से 6 लीटर होती है, नॉर्मल होती है 5 से 6 लीटर। लेकिन यदि पूछ ले अधिकतम, यदि पूछ लेगा अधिकतम तो कितनी होगी भाई? अधिकतम होती है 6 लीटर, 5 से 6 लीटर होती है, लेकिन अधिकतम होगी 6 लीटर। देखिए स्वस्थ वयस्क में फेफड़ों की तुलना कुल क्षमता 5 से 6 लीटर होती है। वह अधिकतम मात्रा है जिसे जोर लगाकर सांस भरने पर फेफड़ों में हवा को लिया जा सकता है। अब मैं आपको यहीं पर एक बात बताऊंगा भाई, आप क्या है सुबह के टाइम में घूमने जाते हैं, सुबह तो वहां पर क्या करते हैं, इस तरह से लेते सांस, लिया और उसको छोड़ दिया, फिर लिया फिर छोड़ दिया उसको। तो इस क्रिया से क्या करेंगे भाई, देखा सुबह सुबह हम तो एक्सरसाइज करने जाते हैं, योग करने जाते हैं या फिर व्यायाम करने के लिए जाते हैं,
तो दिन भर नींद नहीं आती, थकान नहीं होती, ये चीज़ें होती है ना भाई। बताया गया कि व्यायाम करने से नींद नहीं आएगी, थकान नहीं आएगी, तो ऐसा क्यों होता है देखना। जब हम सुबह सुबह जाएंगे व्यायाम करने के लिए, हवा कैसी मिलेगी, एकदम ताज़ी हवा मिलेगी, वायु एकदम ताज़ी मिलती है, ऑक्सीजन अच्छी दर्जे की होती है। तो हमने क्या किया, इस तरह से सांस लिया सुबह सुबह, लेकर के छोड़ दिया, फिर लिया फिर छोड़ दिया, फिर सांस लिया फिर छोड़ दिया, तो उससे क्या होगा, उससे जो हमारे अंदर वायु भरी हुई है फेफड़ों के अंदर, पुरानी वायु, वो तो बाहर आ जाएगी, और जो शुद्ध वायु है, ताजी हवा है, वो फेफड़ों के अंदर एंट्री कर जाएगी। तो इसी कारण हमें नींद, मतलब नींद वगैरह आते, जम्बाई वगैरह, उनसे हमें छुटकारा मिल जाता है और शरीर एकदम चुस्त रहने लगता है व्यायाम के इन्हीं कारणों के कारण। चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनोक्सी श्वसन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का अपघटन किसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट का अपघटन किसमें होता है भाई। देखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनोक्सी श्वसन होता है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट का अपघटन किसमें होता है। मैंने आपको बताया, क्रेब्स चक्र वाली प्रक्रिया बताई थी। ग्लूकोज किसमें टूटा था, कार्बन डाइऑक्साइड में, और जल में टूट रहा था। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। दूसरा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एक की बात है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनोक्सी श्वसन होता है। ये बात तो हमें बताई, मैंने तुम्हें शुरू में। देखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, यहीं पर बताई थी शायद, दिखाऊंगा आपको। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहाँ गया अभी, ये बताया था मैंने तुम्हें। यहाँ पर देखना, जो ऑक्सीकरण होता है वो होता है ऑक्सी श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनोक्सी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा ऑक्सी श्वसन, O2 की उपस्थिति में होगा। यही तो बात बताई थी कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वही क्वेश्चन क्या हुआ, यहाँ पर आ गया भाई, अनोक्सी श्वसन होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का अपघटन किसमें होगा, कार्बोहाइड्रेट का अपघटन किसमें होता है। तो वही बातें पूछेंगे यहाँ पर, एथिल अल्कोहल तथा जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, तो इसमें क्या होगा, इसमें होता है इसका कार्बोहाइड्रेट का अपघटन, कार्बोहाइड्रेट का अपघटन था ग्लूकोज में, और जब वो कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में हो जाएगा, उसके बाद क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया चलेगी माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचने के बाद में, और ये ग्लूकोज किसमें टूट जाएगा, जल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और यहाँ से फिर हमें ऊर्जा मिल जाएगी। तो यहाँ से इनका क्या होता है, एक सीरीज बनी हुई होती है। क्या होती है भाई, सीरीज बनी हुई होती है पूरी। देखना, इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का अपघटन होता है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनोक्सी श्वसन होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनोक्सी श्वसन होता है। अब देख लेंगे भैया, ऑक्सी और अनोक्सी है क्या। देखो, जो ऑक्सीकरण है, यह क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। जो ऑक्सी श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। किसमें हो रही है, यहाँ पे तो केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, शब्दों का ध्यान रखना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रही है। यदि बात करें ऑक्सी श्वसन की, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ऑक्सी श्वसन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, और अनोक्सी श्वसन में इसमें एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए, मनुष्य में ब्रीथिंग के दौरान, यानी सांस लेने की प्रक्रिया, ब्रीथिंग का मतलब सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली वायु में, जब हम सांस लेते हैं तो उस दौरान निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन O2 की मात्रा कितनी होती है कितनी होगी भाई। तो देखिए, हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो वो होगा हमारा 16%। आप क्या होगा भैया, एक्सप्लेन करके दिखाओ, कैसे होगी 16%, रटने वाली चीज थोड़ी है। मैंने कहा देखोगी वो किस प्रकार होगी। एक बार इसका डायग्राम समझ लेंगे, शायद दिया हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट पेज पे भी हो। चलो कोई नहीं, चलो नेक्स्ट पेज पे देखना भाई, ये क्या हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें हैं। ये जो है हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें हैं, यहाँ पर शायद दी है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस दी गई यहाँ पर। 78% नाइट्रोजन,
क्या दिया हुआ है 78%, क्या होगा भाई यहाँ पर होगा 80% नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लिख लेंगे इसको एक बार। 78% नाइट्रोजन होगा, बचा हुआ 21%, 21% क्या होगा, ये होती है ऑक्सीजन। 21% होगी ऑक्सीजन। और जो बची हुई है उसमें क्या होगा भैया, उसमें जो अन्य गैसें हैं वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड। यदि हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मैं आपको वायुमंडल में मौजूद गैस बता रहा हूँ भाई, वो कितनी होगी, वो होती है 0.04%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। अन्य गैसों में होंगी जिसमें आर्गन होगी और तुम्हारी अदर गैस, R1 प्लस अदर गैस कितनी होगी, वो होती है लगभग 0.1% के समथिंग। तो यहाँ से ये 21% है और ये कितना 78%। आप लोग भैया आप इससे बताना क्या चाह रहे हो, मैंने कहा देखना भाई यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन में दिया हुआ है O2 की मात्रा कितनी होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, निकलने वाली वायु में O2 की मात्रा कितनी होती है। अब देखना इसको, मैंने बताया था 16% होती है। किस प्रकार से होगी भाई, वायुमंडल में तो 21% ऑक्सीजन पाई जा रही है, लेकिन क्या होगा ये, अब वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाई जा रही है, हमने 78% ऑक्सीजन ली। ऐसा नहीं कि केवल हम ऑक्सीजन ही ले रहे हैं वायुमंडल में, सभी गैसें मात्रा में अंदर जाती हैं। 78% मेरे अंदर गई है और वो 78% ही बाहर आ गई, मैंने सांस लिया, सभी गैसें अपने निश्चित अनुपात में अंदर गई। इस तरह से 78% गई ऑक्सीजन, 21% अंदर गई, और तुम्हारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी गई, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें इंपोर्टेंट है, 0.04% अंदर गई। लेकिन जब ये बाहर आएंगी इनका अनुपात बदल जाएगा, ये पूरी तरह से 78% बाहर आ जाएगी, ये तो पूरी तरह से 78% बाहर आ जाएगी। और जो ये ऑक्सीजन हमने अंदर ली थी ये कितनी 16%, जब हम सांस छोड़ते हैं 21% ऑक्सीजन हमने ली और बाहर कितने हैं केवल 16%। तो वो जो 5% थी वो कहां बदल गई, वो 4 से 5% गैस बदल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में। कहते नहीं कि भी हम लेते तो ऑक्सीजन है, छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड है। किस प्रकार, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो एक बात अलग है, लेकिन उसका एक अनुपात होता है। ऐसा नहीं कि हमने 21% ऑक्सीजन ली और टोटल की टोटल कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर दी, ऐसा थोड़ा ना होगा। उसका एक निश्चित परसेंट, 4% जो गैस होगी ऑक्सीजन जो हमने ली है, उस 4% गैस को ही हम किस में चेंज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हमने ली कितने 21% और बाहर ऑक्सीजन कितनी छोड़ी 16%। हमने कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कितनी ग्रहण की, वो 0.4% ली थी और बाहर कितनी निकाल ली 4%। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो गई और जो ऑक्सीजन थी उसकी मात्रा में क्या हुई, माइनस की कमी हो जाएगी। तो यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो अब आप बता दोगे, अब आप क्या बताओगे भाई, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा पूछी है कितनी छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन 16% वापस करेंगे, ऑक्सीजन को हम 16% वापस करेंगे। यहीं पर पूछ ले कार्बन डाइऑक्साइड कितनी छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी छोड़ेंगे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी छोड़ेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने वातावरण में मौजूद 0.04% जो हमने ग्रहण की, और बाहर कितने निकालेंगे 4%। तो ये जो ऑक्सीजन थी ना 21 से 4 वाली, वो कहां में चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड में। नाइट्रोजन जितनी लेंगे उतनी बाहर आ जाएगी। भाई आप कहोगे कि नाइट्रोजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया करती है, नाइट्रोजन गैस क्रिया क्यों नहीं करती। तो नाइट्रोजन गैस आप देखना, जब क्या होता है समुद्र के नीचे जाते हैं ना, नीचे की तरफ, तो कई बार क्या होता है नाइट्रोजन गैस हमारे शरीर के साथ में क्रिया करने लगती है, ऑक्सीजन नहीं करती, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करती। जब समुद्र के अंदर जाते हैं ना सिर्फ वो सिलेंडर लेके, तो जो नाइट्रोजन गैस होती है उसके अंदर भरी हुई होती है। भाई ऐसा सिलेंडर भर लिया, ऐसा नहीं केवल ऑक्सीजन इसमें भर के रखे हैं, उसमें पूरा अनुपात भरा होता है इनका।
समुद्र के अंदर जा रहे हैं कि देखना भाई जो नाइट्रोजन गैस है वो तो क्रिया नहीं करेगी, लेकिन जैसे जैसे क्या बढ़ेगा, नीचे की तरफ दाब बढ़ना शुरू हो जाएगा, वायु दाब बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर रेड कलर के छाले से पड़ने शुरू हो जाएंगे, वो नाइट्रोजन गैस के कारण होते हैं। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे भाई। देखिए वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेगा, वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेगा, भाई पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पर, कितनी बार सांस लेता है वयस्क मनुष्य, बताएं आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कितनी बार सांस लेता है एक वयस्क मनुष्य। मैंने तुम्हें बताया था बच्चों का अनुपात, तो देखो वो मिलेगा भैया 12 से 15%, कहीं पर ये 12 से 18 दिया हुआ है, 12 से 15%, भाई 12 तो इसमें कॉमन रहना ही है, 12 से 15 है, या कहीं कहीं दिया है 12 से 18 है, बस इतना ही है, कहीं 12 से 16 दिया है, तो ये एक निश्चित अनुपात में तो नहीं होता, लेकिन उसके एक्यूरेट लगभग होता है, कितना होगा 12 से 15%। यदि बात करें भैया रेस लगाने व्यायाम करने वाले की, तो 12 से 20 से 25%, मतलब 20 से 25 बार लेगा सांस वो। यदि बात करें बच्चे की तो वो लेता है 30 से 35 बार। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे अपने, बच्चे को देख लेंगे भी। देखना आराम करने वाला एक वयस्क व्यक्ति, जो आराम कर रहा है ना एक वयस्क व्यक्ति, वो 12 से केवल 18 बार ही सांस ले रहा है। ये लेडीज कितनी बार सांस ले रही है यहाँ पर, आप ध्यान करना यहाँ पर। अभी ये जो लेडीज है, ये लेडी हुई है, कितनी बार सांस लेगी, ये 12 से 18 बार सांस लेती है 1 मिनट में। लेकिन जो ये यहाँ पर कह रही है व्यायाम कर रही है, रेस लगाएगी, एक्सरसाइज करेगी, वो कितनी बार लेगी 20 से 25 बार, 20 से 25 पर इनका अनुपात चेंज हो जाता है, अभी इनका अनुपात चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कैसे लेंगे अपने, फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है, फेफड़ों की कुल क्षमता होती है, आप लोग आपने बता दिया 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर बताया आपने, लेकिन यहाँ पर तो क्या मिल रही है, यहाँ पर तो मिलीलीटर में दी हुई है, यहाँ पर तो मात्रा मिलीलीटर में दी हुई है। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, 1000, तो वहां से चेंज करेंगे 5000, यहाँ पर दिए 5000 हमारे अनुसार, और यहाँ पर 6000, 5000 से 6000 के मध्य तो होती है, 5000 से 6000 के मध्य होती है मिलीलीटर। अब यहाँ पर अनुपात इसके बीच में कौन है भाई, ये तो 46 है, तो इससे कम हो जाएगा, मतलब ए भी नहीं है, बी भी नहीं होने का, सी में कितना दिया 58, तो इसका मतलब 5800 मिलीलीटर हमारी क्षमता होती है। नेक्स्ट पॉइंट से चलेंगे अपने भाई, उच्छ्वासन के समय सीटी की आवाज आना कौन से रोग की पहचान है। उच्छ्वासन का मतलब है जब सांस लेंगे ना, इस प्रकार से सांस ले रहे हैं, सीटी की आवाज आ रही है अंदर से, सांस लेंगे सीटी की आवाज आएगी, कौन सा रोग है वो, उस रोग के बारे में पूछा गया, किस कारण होगा उसके बारे में बताएंगे भाई, किस रोग की पहचान है, तो बताएं आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में। तो देखिए यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा भैया, अस्थमा, श्वसनीय सिलिकोसिस या फिर वातस्फीति, तो वो व्यवस्था होती है अस्थमा के कारण। क्यों होगा वो, क्यों होगा, जो श्वास नलिकाएं हैं उनके अंदर कचरा भर जाएगा, श्वास नलिकाओं के अंदर क्या भर जाता है, कचरा भर जाता है, सांस लेंगे तो वायु क्या करती है, घर्षण करेगी उस कचरे से, और वहां से वो किस चीज की वजह निकलेगी, एक सीटी की वजह निकलेगी अस्थमा बीमारी में। किस कारण होगी, किस कारण होगी, हम धूल मिट्टी वाली जगह पर अधिक काम कर रहे हैं, धूल मिट्टी वाली जगह पर अधिक काम कर रहे हैं, या फिर दूसरे व्यक्ति के संक्रमण में आने से भी बीमारी हो जाती है अस्थमा। देख लेंगे एक बार जो होती है भाई, बताया मैंने वायु मार्ग क्या होते हैं, संकुचित हो जाते हैं, वायु मार्ग जो वायु वाली नलिकाएं होती हैं वो संकुचित हो जाती हैं, और अस्थमा के अलावा कई और वजह से भी घबराहट हो सकती है, बताया था शुरू हुई। एक बार इसको देख लेंगे भाई, फोटो दिया हुआ है यहाँ पर भाई, देखना ये हमारे फेफड़े हैं, यहाँ पर क्या है, ये फेफड़े दिए हुए हैं। अब इन फेफड़ों में दो वाहिकाएं हैं, ये तो एक स्वस्थ मनुष्य की होती हैं, ये किसकी होती हैं, एक स्वस्थ मनुष्य की, स्वस्थ मनुष्य की। ये किसकी होंगी भैया, ये होंगी अस्थमा वाले मरीज की, अस्थमा के मरीज की होंगी ये श्वास नलिकाएं, वायु मार्ग नलिकाएं होंगी, एक अस्थमा के मरीज की होंगी। अब देखना भाई, यहाँ से तो वायु एकदम प्रॉपर रूप से निकली जा रही है, यहाँ से तो ये वायु प्रॉपर रूप से निकल जाएगी, कोई कचरा नहीं है यहाँ पर बना हुआ, लेकिन जो ये वाली वायु है यहाँ पर, ये इसमें कितना कचरा भरा हुआ है यहाँ पर, ये इसमें कचरे की कितनी मात्रा भरी है भाई, यहाँ तक कचरा है, और बहुत छोटा सा एक द्वार बना हुआ है,
तो जब वायु यहाँ से निकलेगी तो करेगी कंपन, जब वायु यहाँ से निकलेगी तो घर्षण के कारण सीटी की आवाज आनी शुरू हो जाती है, जिसे हम अस्थमा कहते हैं। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा एक डिब्बी सी रहती है, जब किसी व्यक्ति को सांस आना बंद हो जाएगा ऐसे पंप दबाते हैं वो, तो तब जाके व्यक्ति को सांस आना शुरू होता है, मतलब वो व्यक्ति अस्थमा का मरीज होता है, अस्थमा का मरीज होता है वो व्यक्ति। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे अपने। देखिए मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है? मनुष्य में श्वसन की, भाई मनुष्य में श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, मतलब सांस लेने की जो क्रिया होगी उसका, सांस लेने की क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग के अंदर होगा? चार ऑप्शन दिए हैं भाई, पोन्स, कॉर्पस कैलोपस, या फिर अनुमस्तिष्क, या फिर मोडुला ओब्लिगेंटा। तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो वो होगा देखिए मोडुला ओब्लिगेंटा। मोडुला ओब्लिगेंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को भैया क्या होता है, कहाँ पाया जाता है? तो जो हमारा दिमाग होता है ना, माइंड, कपाल वाली अस्थि होती है, उन कपाल वाली अस्थि में माइंड का जो पीछे वाला हिस्सा होता है वहां पर ये सबसे नीचे वाला होता है हमारे माइंड में। करता क्या है, ये हिस्सा हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है बैकबोन, उस रीढ़ की हड्डी को माइंड के अस्थियों से जोड़ता है। तो मस्तिष्क के भाग के द्वारा किया था श्वसन की क्रिया, यही वाला हिस्सा मोड्यूला ओब्लिगेंटा जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उस रीढ़ की हड्डी को जोड़ता है हमारी मस्तिष्क वाले कपालस्थियों से। तो यहाँ से एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक बार इसका चित्र देख लेंगे अभी, एक बार इसका भाई ये क्या है, ये मस्तिष्क है, माइंड की पिक्चर ली हुई है यहाँ पर, ये जो है माइंड की पिक्चर ली हुई है। और आप देखना इस माइंड वाली पिक्चर में जो यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा है ये तो हमारा पूरा क्या हो जाएगा, पूरा तो हमारा प्रॉपर रूप से माइंड है, लेकिन इसके जस्ट नीचे वाला जो पार्ट दिया हुआ है ना यहाँ पर, ये इसके जस्ट नीचे वाला जो पार्ट दिया हुआ है ये वाला जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं मोड्यूला ओब्लिगेंटा। क्या बोलेंगे इसको? मोड्यूला ओब्लिगेंटा। और ये हमारी बैकबोन का चित्र है, ये इससे जुड़ा हुआ होता है। चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। भाई मोड्यूला ओब्लिगेंटा का एक बार काम देख लेंगे। यह दिल की धड़कन, सांस लेना, रक्तचाप जैसी महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह श्वसन, भोजन निगलने, वामन, स्वाद का भी नियंत्रण करता है। यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को जोड़ता है, जिससे यह शरीर से तंत्रिका संकेतों के महत्वपूर्ण माध्यम बन जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा भाई? मोड्यूला ओब्लिगेंटा। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? मोड्यूला ओब्लिगेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भाई क्वेश्चन क्या थोड़ा वैसा आ गया, मतलब ये चलो यही बता दो, हीमोग्लोबिन के बारे में सही कथन क्या है? हीमोग्लोबिन के बारे में सही कथन क्या है? भाई क्वेश्चन दूसरा भी इसी पेज पर आ गया, मतलब पीपीटी में दिक्कत होगी इसकी। तो हीमोग्लोबिन के बारे में सही कथन क्या है? यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लोहयुक्त यौगिक है, या फिर यह कुछ रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो देखिए हीमोग्लोबिन की यदि बात करें तो ये कहाँ पाया जाता? ये पाया जाता है हमारे रक्त के अंदर। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता। और यदि शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो मतलब खून इसके अंदर, इसके कारण हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग क्या पाया जाता? लाल रंग पाया जाता। रक्त का लाल रंग पाया जाता है। आप क्या भैया एक बार बताओ, यदि हीमोग्लोबिन की शरीर के अंदर कमी हो गई तो क्या अवस्था होगी? देखिए यदि हीमोग्लोबिन की शरीर के अंदर कमी हो जाती है ना तो उस रोग को हम एनीमिया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? एनीमिया कहते हैं। यदि शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो हम उसे एनीमिया कहेंगे। लिख लेंगे कमी के कारण। कमी के कारण कौन सा रोग होगा? वो होता एनीमिया। एनीमिया के लक्षण नींद आना, ज्यादातर नींद आती भाई, शरीर पीला पड़ने लगता है। हालांकि वो पीले का भी एक लक्षण हो सकता है, लेकिन हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक आयरन युक्त प्रोटीन है। आयरन युक्त प्रोटीन है, यह रक्त को लाल रंग देता है। दूसरा, यह हमारे अंगों और ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। मतलब किस चीज का कार्य करता है? परिवहन का कार्य करता है। ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है हीमोग्लोबिन। तो यहाँ तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभी। अब दूसरा, यह भाई ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण कर लिया, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान हमने ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करा, नाइट्रोजन को अंदर ग्रहण करा, कार्बन डाइऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करा। लेकिन क्या होगा? जब हमने ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया तो जो हमारे अंग हैं
वो ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे कुछ मात्रा में। केवल 4% जो हमने 21% ऑक्सीजन ग्रहण की, उसका 21% में से जो 4% भाग होगा, मतलब 16% तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज हुई। उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है हमारा हीमोग्लोबिन। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पहले से दिख रहा है, रक्त के अंदर यही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह हीम नामक प्रोटीन से बना होता है भाई। किस चीज से बना होगा? हीम नामक प्रोटीन से बना होगा, और यह लाल रक्त कोशिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ प्रतिवर्ती रूप से संयोजित हो सकता है। अब देख लेंगे भैया हीमोग्लोबिन जो होता है उसके अन्य क्या लक्षण है। यदि इसके अंदर शरीर के अंदर कमी हो गई तो क्या अवस्था होगी भाई? यदि हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर में खून की मात्रा स्वतः ही घटने शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन की पूर्ति नहीं होगी तो क्या होगा भैया? रक्त कम पड़ जाएगा। दूसरी बात, पूर्ति कहाँ से होती है? तो आपने नाम सुना होगा चुकंदर, गाजर, ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने के महत्वपूर्ण साधन है। दूसरा, इसकी कमी, खून में इसकी कमी आने पर एनीमिया रोग बढ़ जाता है। एनीमिया रोग बढ़ जाता है। गर्भवती महिलाएं और बूढ़े लोगों में हीमोग्लोबिन कम होने का खतरा बना रहता है। चलिए अपने दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब आप मुझे एक क्वेश्चन बता दो हीम पे। आपने खाना खाया होगा, मैंने बताया ना मोड्यूला ओब्लिगेंटा, मुझे अब याद आया। आपने जब खाना खाते हैं हम लोग, तो हमारी जो होती है जीव, जिसे हम जीवा कहते हैं, वो स्वाद चख के बताती है कि कौन सा स्वाद आ रहा। अब देखना, आप कहोगे भैया आप इस चीज को आज जाके क्या करना, एक बार देख लेना। आपने खाना खाना शुरू कर दिया, आप जैसे ही खाना खाना शुरू करेंगे आप देखेंगे भाई ये खाना चटपटा लगा, यहाँ पे मतलब तीखा है। कौन सी जीव का हिस्सा कौन सा वाला पार्ट बताएगा? दूसरा, ये हिस्सा तो कड़वा है, कौन सा पार्ट बताएगा? और ये वाला हिस्सा खट्टा है। तो लेकिन जीभ के अंदर स्वाद कनिकाएं होती हैं जो अलग अलग हिस्सों में होती हैं, वो बताती हैं कि कौन सा फल या किसका स्वाद कैसा है। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि जीभ का कौन सा हिस्सा बताता है हमें कि इसका स्वाद तीखा है, कौन सा हिस्सा बताएगा कि ये मीठा है, कौन जीवा का कौन सा भाग बताता हमें कि खट्टा है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कनिकाओं के बारे में, स्वाद कनिकाएं कहते हैं इनको। दूसरा, अनोक्सी श्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक में होती है, तो उसे क्या कहते हैं भाई? अनोक्सी श्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक में होती है, तो उसे हम किण्वन की प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे? किण्वन की प्रक्रिया कहते हैं भाई। अनोक्सी श्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक दोनों में होती है, तो इसे किण्वन कहते हैं। किण्वन अनोक्सी श्वसन का एक रासायनिक क्रिया है। अनोक्सी श्वसन की एक रासायनिक क्रिया है। फेफड़ों में श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग कौन सा है? और श्वास नली की जो शाखाएं हैं उसका अंतिम भाग कौन सा है? यदि हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो उसके होंगे श्वास नलिकाएं। इसको लिख लेंगे श्वास नलिकाएं। श्वास नलिकाएं। क्वेश्चन नंबर 90 जो होता है श्वसन। श्वसन में परित ऊर्जा कौन सी होती है? रासायनिक ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या फिर विद्युत ऊर्जा? भाई आप कहोगे श्वसन की क्रिया में विद्युत ऊर्जा का तो कोई काम है नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो, ऑप्शन नंबर बी तो रॉन्ग हो जाएगा। विद्युत का तो कुछ काम नहीं ऑक्सीजन की क्रिया में। दूसरा, भौतिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा? क्योंकि श्वसन की जो क्रिया होती है वो होती है रासायनिक ऊर्जा। किस प्रकार से भाई? जब ऑक्सीजन चेंज हो रही है किसमें? O2 चेंज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में चेंज हो रही है O2, तो क्या कौन सी प्रक्रिया है? जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, तो मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही कि नहीं हो रही? वो तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट पॉइंट से चलेंगे अपने। फेफड़ों की सुरक्षा है तो इसके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है? फेफड़ों की सुरक्षा के लिए इसके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है? अब आप कहोगे भैया बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यदि हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर दिया है ऑक्सी झिल्ली, क्रेब्स झिल्ली या फिर फिब्रिला झिल्ली। आप कहोगे भैया ये श्लेष्मा झिल्ली तो हमने कल पढ़ी थी, श्लेष्मा झिल्ली कल पढ़ी थी, ये तो अमाशय को बचाती है, अमाशय को बचाती है ये वाली झिल्ली, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा। श्लेष्मा झिल्ली किसको बचाती है भैया? अमाशय को HCl से बचाती है, अमाशय को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाती है, से बचाती है।
इसका मतलब बी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, फ्लूरा झिल्ली। देख लेंगे किस प्रकार से फ्लूरा झिल्ली इसकी रक्षा करती है। फ्लूरा झिल्ली किस प्रकार से इसकी रक्षा करती है। देखिए फेफड़ों की सुरक्षा के लिए फ्लूरा झिल्ली या फिर फ्लूरा झिल्ली कहते हैं इसको, फुफ्फुस झिल्ली भी कहा जाता है इसको, आवरण बना होता है। यह 2 परतों में होता है। किस प्रकार होगा, अब देखो यहाँ पर फेफड़े दिए हुए हैं, यहाँ पर दिए हमारे फेफड़े, पसली हो गई, नीचे फेफड़े नहीं होते हैं। अब तो फेफड़ों का ये वाला पार्ट है भाई, देखो इधर एक साइड ये वाली दी है, एक साइड जस्ट ये वाली दी हुई है। अब आप देखो यहाँ पर छोटी छोटी झिल्ली सी बनी हुई है, यहाँ पर बनी हुई है छोटी, यहाँ पर यहाँ बनी हुई है इस तरह से। यदि हम इसको थोड़ा जूम कर ले, यदि इसको एक बार जूम कर लेंगे तो जूम करने के बाद में हमें इस प्रकार से नजर आते हैं, इसको कहते हैं फ्लूरल झिल्ली। यह फेफड़ों को बाहरी आवाज से बचाती है, सांस लेने के दौरान फेफड़ों के फूलने और सिकुड़ने की सतह के घर्षण को कम करती है। दोस्तों आज की क्लास में हमने लगभग 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।